विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इस तरह के क्रिमिनल के खिलाफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट में एक्शन लेते हैं। उनकी जितनी प्रॉपर्टी है इसमें ईडी को राइट है उसको अटैच करने का। ईडी के पास सफिशिएंट एविडेंस हैं कि ये शख्स जो है जिसको समन दिया गया है ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है एंड वो उसको रिटर्न में लिख सकता अपने रिकॉर्ड पे आईओ, तो उसको अरेस्ट भी कर सकता है। एक तो इन्फॉर्मेशन आती है ईडी को हर स्टेट से। हर स्टेट पुलिस में एक नोडल ऑफिसर है जो वहाँ पर केसेस रजिस्टर होते हैं पीएमएलए के शेड्यूल ऑफेंसेस के तहत, उनकी एक रिपोर्ट भेजती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सेक्शन 50 में जिसको बुलाता है, तो इसमें सिविल कोर्ट की पावर है रिलेटेड टू सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ आईपीसी। जो स्टेटमेंट दिया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को वो एडमिसिबल है कोर्ट में। फॉर एग्जांपल पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में अनलेस उससे कोई रिकवरी हो। ईडी की छापेमारी शुरू। ईडी आज एक और बड़े अधिकारी के घर पहुंची। ईडी ने 5,000 करोड़ से ज्यादा काले धन का मामला उजागर किया। ईडी सम्मन के बावजूद दफ्तर नहीं पहुंचे नेताजी। यही हेडलाइन आजकल अखबारों और टीवी की सुर्खियों में आप लोग देखते और पढ़ते होंगे। इसलिए आज मैं आपको ईडी के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि ये संस्था क्या है, कैसे काम करती है और इसकी पावर क्या है। और आज हमारे साथ हैं आवाज लीगल अड्डा में ईडी के पूर्व प्रमुख करनाल सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल, ईडी का काम क्या है और ईडी कैसे किसी केस की जांच करती है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 3 लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। पहला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और तीसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। नाउ अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करें जिसमें ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है, जो पीएमएलए एक्ट है ये बेसिकली फर्स्ट डिक्लेयर करता है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन में आते हैं इसके अंदर 3 शेड्यूल पीएमएलए एक्ट में। उन शेड्यूल्स में करीब 30 एक्ट हैं और 160 सेक्शंस हैं। अगर कोई दूसरी एजेंसी उन ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करती है, जैसे सपोज कर लो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है और बैंक फ्रॉड का केस है जिसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, या स्टेट की एंटी करप्शन ब्रांचेस या इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भी इन्वेस्टिगेट करती है इनमें से कुछ केसेस को, या सपोज कर लो टेरर फाइनेंसिंग के केस हैं जिसको एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है। सो पहली चीज़ है कि कोई और एजेंसी में केस रजिस्टर होना चाहिए उसमें जो इसमें शेड्यूल दिए हुए हैं उन पर्टिकुलर सेक्शंस और एक्ट्स में। अगर उसमें कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हुए हैं तब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना केस इन्वेस्टिगेट करती है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। बेसिक पर्पस इनका है कि कोई आदमी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम उसने लिए हैं उसको जो टेंटेड मनी है उसको वाइट मनी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, वो प्रोसेस क्या है, कौन कौन उसकी हेल्प कर रहे हैं जी। ये तो हुआ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें जो एक्सचेंज लॉज हैं, एफडीआई फॉर एग्जांपल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया कंट्री में, क्या वो सेक्टर उस सेक्टर में आया जिसमें अलाउड है, उसकी परसेंटेज विद इन फ्रेमवर्क जो दी हुई है फेमा में वो है, या उसका यूज़ वहाँ हुआ है जिस यूज़ के लिए लाया गया है, क्या आरबीआई को गाइडलाइन इंफॉर्मेशन दी गई है टाइमली या नहीं। तो फॉरेन एक्सचेंज का एक अलग मैनेजमेंट का अलग इन्वेस्टिगेशन होता है ईडी में। और तीसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जिसमें अगर कोई क्रिमिनल जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या बिग क्राइम में फ्रॉड में इन्वॉल्व है जिसका अमाउंट 100 करोड़ से ऊपर है और वो देश से भाग जाता है, फॉर एग्जांपल विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इस तरह के क्रिमिनल के खिलाफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट में एक्शन लेते हैं। उनकी जितनी प्रॉपर्टी है इसमें ईडी को राइट है उसको अटैच करने का। एक तो हो गया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है। जैसे विजय माल्या के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज से थे वो करीब 9,400 करोड़ थे, लेकिन उसके टोटल अटैचमेंट हुआ 14,000 करोड़। तो ईडी की पावर है कि वो किसी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है ऐसे केसेस में? ये बिल्कुल जी सर। और ये तीनों एक्ट में ईडी जो है इन्वेस्टिगेशन करती है। अच्छा सर, ईडी क्या सुयो मोटो भी केसेस ले सकती है?
या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको हैंड ओवर करती है केसेस की? ईडी जो है, पहला तो इम्पोर्टेंट है, जो पीएमएलए की बात है उसमें कहीं और जगह केस रजिस्टर होना चाहिए। एक सिस्टम बना हुआ है ईडी में। जी सर। एक तो इन्फॉर्मेशन आती है ईडी को हर स्टेट से। ओके। हर स्टेट पुलिस में एक नोडल ऑफिसर है जो वहाँ पर केसेस रजिस्टर होते हैं पीएमएलए के शेड्यूल ऑफेंसेस के तहत, उनकी एक रिपोर्ट भेजती है ईडी को हर महीने। दूसरा जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जहाँ पर डिफरेंट जो फाइनेंशियल सेक्टर के एजेंसीज हैं वो इंफॉर्मेशन भेजती हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भेजती हैं, जो कितना अमाउंट जमा हुआ है बैंक में उसकी एक लिमिट दी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। वो भी ईडी इसको एफआईयू को भेजती है और एफआईयू डिफरेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग ईडी को इन्फॉर्म करती है उसके बारे में। तो इसके बेस पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो केस ले सकती है। इसके अलावा अखबार की सुर्खियों से भी, अच्छा, सुमोटो केसेस भी वो अखबार की सुर्खियों से भी ले सकती है। ओके। जहाँ तक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का सवाल है, वो केवल ईडी ही उसको इन्वेस्टिगेट करती है पूरी कंट्री में, और वो सो मोटो ही होते हैं ईडी जो केस लेती है। किसी को समन किस आधार पर भेजती है ईडी? जब ये ईडी को लगता है कि उस आदमी को या तो उस केस के बारे में इंफॉर्मेशन है या वो आदमी उस केस में इन्वॉल्व है, तो सेक्शन 50 जो है पीएमएलए का, उसके तहत उसको समन करके या तो डॉक्यूमेंट्स मंगाती है या फिर उस आदमी को कहती है कि आप प्रोड्यूस होकर अपना बयान दो। और जब किसी को सम्मन मिलता है तो उस आदमी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि ईडी सम्मन भेज रही है, आदमी आता नहीं है। देखिए, उसको अगर उसका किसी केस में इन्वॉल्व होगा, ईडी समन तभी भेजेगी पीएमएलए में, मैं कह रहा हूँ, जब कोई केस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट हो रहा होगा। तो उस आदमी को पता होगा, अगर उसके खिलाफ केस है तो उसको पता होगा मेरे खिलाफ तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ऑलरेडी, तो उसको पहले तो अपने फैक्ट्स ठीक करने चाहिए। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो सच्चाई है वहाँ अपीयर होना चाहिए, वहाँ अपनी सच्चाई बतानी चाहिए। और सर, अगर सम्मन भेजने के बावजूद भी वो ईडी के ऑफिस नहीं आता, ईडी के दफ्तर नहीं आता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए या हेल्प करने के लिए, तो फिर उसके खिलाफ और क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कई ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें। पहला ऑप्शन है उसको दोबारा समन दिया जाए। ओके। दूसरा ऑप्शन है कि अगर उसके पास ईडी के पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है उसको अरेस्ट करने के, तो उस केस में वो कोर्ट जा सकती है। कोर्ट में भी दो ऑप्शन है ईडी के पास। पहला ऑप्शन है कि वहाँ से वारंट ऑफ अरेस्ट ले। दूसरा ऑप्शन है उसके ना आने के ऊपर एक सेपरेट जो है कंप्लेंट केस कोर्ट में दाखिल करे। एंड थर्ड जो ऑप्शन है जो इन दोनों से अलग है, वो ये है कि अगर ईडी के पास सफिशिएंट एविडेंस है कि ये शख्स जो है जिसको समन दिया गया है ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है, एंड वो उसको रिटर्न में लिख सकता अपने रिकॉर्ड पे आईओ, तो उसको अरेस्ट भी कर सकता है। अच्छा, दूसरी जांच एजेंसियों से ईडी कितनी डिफरेंट है? दूसरी जांच एजेंसियां मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच हो गई या सीबीआई की जांच हो गई, इनसे कितना ईडी अलग है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो पावर है, फॉर एग्जांपल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सेक्शन 50 में जिसको बुलाता है, तो इसमें सिविल कोर्ट की पावर है रिलेटेड टू सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ आईपीसी। दैट मीन्स अगर वो आदमी ड्यूरिंग इंटरोगेशन डिस्टर्ब करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है आईओ को, तो उस पर एक अलग से केस रजिस्टर हो सकता है। सेकेंडली, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने उसको सच बोलना चाहिए। थर्डली, जो स्टेटमेंट दिया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को वो एडमिसिबल है कोर्ट में। फॉर एग्जांपल, पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में अनलेस उससे कोई रिकवरी हो, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेटमेंट एडमिसिबल है। इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को उसकी प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है अटैच करने की पावर है, और अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उस प्रॉपर्टी को नहीं ढूंढ पाता है बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू की प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है। तो इस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वर्किंग जो है दूसरी एजेंसी से डिफरेंट है। जी। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ईडी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होता है? क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है या जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके टॉप कॉप्स को ईडी में लाया जाता है? देखिए, ईडी का जो प्रोसेस है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट होता है इसमें। पीछे क्या हुआ है काफ़ी सालों से, 2000 के बाद जब फेरा जो था फेमा में कन्वर्ट हुआ,
और जब जी। तक पीएमएलए की पावर नहीं आई थी तो ऐसा लगा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि उसकी पावर नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्लो हो गया। फिर 2011 में जब पीएमएलए के पावर आई, पीएमएलए की पावर तो 2005 में आ गई, लेकिन जैसे जैसे केस बढ़ने लगे मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो एक प्रपोजल भेजा गया गवर्नमेंट को कि मैन पावर बढ़ाई जाए। तो मैन पावर करीब 2067 हो गई, लेकिन जो अवेलेबल स्ट्रेंथ थी वो करीब 500 थी। अब इस गैप को इमीडिएटली रिक्रूटमेंट से नहीं भरा जा सकता, तो उसके लिए डेपुटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। इधर रिक्रूटमेंट भी हो रहा है फेजेस में और उनके प्रमोशंस भी हो रहे हैं जी। बट टिल द टाइम वो गैप है, वो जो वैकेंसीज में, पर्टिकुलरली ये गैप हायर लेवल की वैकेंसीज में ज़्यादा है, तो वो लोगों को डेपुटेशन पे लिया जाता है। अच्छा सर, एक लाइट क्वेश्चन, ठीक है, आपने स्पेशल 26 मूवी देखी है? जी। अच्छा सर, उसमें देखा है कि कैसे किसी को पता चलेगा कि ये असली टीम ईडी की आई है या कोई डुप्लीकेट आ गया है छापा रेड मारने के लिए, तो ये कैसे पता चलेगा किसी को कि ये ओरिजिनल टीम है ईडी की? देखिए, इसमें बहुत से चीट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरह के केस नहीं हो सकते कि आदमी झूठे ईडी का अफसर बन के नहीं जा रहा है जी। लेकिन सबसे पहले तो जो हमारा सर्च का प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में डिटेल में दिया हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, और अब नया एक्ट भी आ गया है जी। तो उसमें भी वो पूरा प्रोसीजर दिया गया है। तो उसके हिसाब से जब भी कोई टीम वहाँ जाती है उसको पहले अपनी आइडेंटिटी दिखानी होती है। उस ऑफिसर वो वेरीफाई भी कर सकता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस में वेरीफाई भी कर सकता है, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हो जाए कि कोई पूरी फेक टीम चली जाए, पूरा सर्च कर ले। अगर आदमी थोड़ा सा जागरूक है उसको पता लग जाएगा। अच्छा, क्या किसी आम आदमी के यहाँ पे भी ईडी की रेड पड़ सकती है, या जो बड़े बड़े लोग हैं या कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड है कि इन्हीं के यहाँ पे रेड पड़ती है, या इतनी करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस होना चाहिए? जनरली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट थोड़े बड़े केस लेता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको देखना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हायर वैल्यू के केस ये देख सके। तो जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं, जिन केसेस में मनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, पहले उनको पिक किया जाता है। फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के केस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेरर फाइनेंसिंग के केस हैं, उसमें अमाउंट कम भी हो सकता है, लेकिन अमाउंट कम होने के बावजूद भी वो एक कंट्री के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे केसों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। धन्यवाद सर आपका। और अगर आप भी कानून के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर। लेटेस्ट खबरों के लिए आए hindi.cnbctv18.com पर।